हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। इस समय हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कार्बन और इसके यौगिक। और इस चैप्टर के हमने काफ़ी पॉइंटों को कवर कर लिया था। आज की हमारी टॉपिक है वो क्या है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। और कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में जो पहला कंपाउंड है आपका वो क्या है, एथेनॉल। इसके विषय में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात को क्लियर कर देता हूँ। आप सबको पता होगा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंटें होती हैं, मतलब जो मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इसी चैप्टर से बनाए जाते हैं। इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो उसी में से हम एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे आज। इसमें पूछा क्या जाता है, इससे रिलेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, तो आइए देखते हैं, समझिएगा बात को। क्वेश्चन बनता क्या है, क्वेश्चन ये रहता है कि एथेनॉल को कैसे बनाएंगे, एथेनॉल के गुण क्या होंगे। अब गुण में तो भौतिक और रासायनिक दोनों गुण आएंगे। तो दरअसल यहाँ पर पूछा जाता है मेनली किसको, केमिकल प्रॉपर्टीज को। लेकिन हम भौतिक गुणों को, फिजिकल गुणों को लिखते जरूर हैं। और उपयोग भी पूछा जाता है एक नंबर में। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये जो चैप्टर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइफ के लिए भी और एग्जाम की दृष्टि से भी। तो चलिए हम इसको बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर दें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो क्या है, कुछ कार्बनिक यौगिकों में पहले जो कार्बनिक यौगिक है वो क्या है, एथेनॉल। अब एथेनॉल होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें पहली पॉइंट बनती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो केमिकल फार्मूला तो वैसे भी आपको मैंने बताया था, C2H5 होता है। इसी को बुक्स वगैरह में इस तरह भी लिख देगा, CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आपका क्या है, केमिकल फार्मूला है किसका, एथेनॉल का। बात आती है इसके साधारण नाम की, मतलब हम एथेनॉल को किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिएगा, स्पिरिट ऑफ वाइन। स्पिरिट ऑफ वाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मादक पदार्थों, शराब जानते हैं ना, शराब वैसे सेहत के लिए हानिकारक है, आप कभी इसका सेवन मत करिएगा। तो शराब का मुख्य अवयव होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन कहा जाता है। वाइन मतलब शराब। फिर दिया ग्रेन एल्कोहल। ग्रेन एल्कोहल का मतलब अन एल्कोहल होता है। और अन एल्कोहल का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो एल्कोहल होते हैं उसको बनाने के लिए अनाजों का भी प्रयोग किया जाता है। तो अनाज से प्राप्त होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन एल्कोहल। मेरी उम्मीद है दोनों पॉइंट आपकी क्लियर हो गई होगी। फिर दे रहा है अगले पॉइंट में अणु भार। अब ये अणु भार क्या चीज है, तो इसे समझिएगा। इसका अणु सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसमें देखिए कार्बन अपन को कितने दिख रहे हैं, तो दो। तो दो कार्बन, दो की संख्या। और कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, तो वो होती है 12। प्लस हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 5 यहाँ एक यहाँ, तो कुल 6 हाइड्रोजन है। 6 गुणते एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। ओ कितने हैं, 1 है, तो 1 गुणते 1 का द्रव्यमान कितना होता है, तो 16। तो देखिए 12 दुना के 24, 6 30, 30 और 16 कितना हो जाएगा, 46। मतलब किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, अगर हम उनके क्या कर दें, परमाणु भारों को जोड़कर लिख दें तो वही उस यौगिक का क्या कहलाएगा, अणु भार कहलाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ये 46 कहाँ से आया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं निर्माण विधियां। और निर्माण की विधियां क्या दी गई हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, स्टार्च से और सुक्रोज से। दरअसल ये जो विधियां हैं दोनों किण्वन से रिलेटिव हैं। अब किण्वन क्या होता है, तो किण्वन पहले समझ लीजिएगा। जब सूक्ष्म जीव या विषाणु द्वारा हम किसी जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। और जिन सूक्ष्म जीवों का इसमें उपयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा इस किण्वन प्रक्रिया में जिस सूक्ष्म जीव का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे कहा जाता है किण्व। जैसे अभी हम इसमें प्रोसेस देखेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि किण्व के रूप में इसमें किसका प्रयोग किया गया है। तो देखिए पहली विधि जो है वो स्टार्च से है और दूसरी विधि क्या है, सुक्रोज से है। ये दोनों विधियां किस विधि पर आधारित है, तो किण्वन पर आधारित है। तो चलिए स्टार्च का किण्वन देख लेते हैं और उससे एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है। तो पहले विधि को जान लेते हैं, ये तो काफी
केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, आप उसे देखकर घबराए नहीं, अभी 1 मिनट में सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च को पहले समझिएगा, इस बात को अभी छोड़ दीजिए ना, होल्ड डाउन कर दीजिए। तो स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च जो होता है अनाजों में उपस्थित होता है, आलू में उपस्थित होता है, इन सब में स्टार्च उपस्थित होता है। अब स्टार्च से बनाया कैसे जाता है तो अभी से समझिएगा। जौ जानते हैं ना, मनुष्य को सबसे पहले किस अनाज की जानकारी हुई थी? तो जौ की हुई थी, उसी की बात की जा रही है ना। तो जौ जो होता है उससे 15 अंश सेल्सियस ताप पर, कितने अंश सेल्सियस ताप पर? 15 अंश सेल्सियस ताप पर नम वातावरण में रख दिया जाता है, अंधेरे कमरे में। अंधेरे कमरे में रखने पर जो इसका बीज होता है वो अंकुरित हो जाता है। अंकुरित का मतलब बीज से नन्हे पौधे का विकास होता है। उसी समय जब वो अंकुरित होता है तो उस जौ को 30 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर पीस लेते हैं पानी के साथ, मतलब टेम्परेचर 15 से क्या कर दिया जाता है? 30, और 15 से 30 करने पर स्टार्च को जल में मिलाकर क्या किया जाता है? पीस लिया जाता है, और उसी समय उसमें मिला दिया जाता है ईस्ट। वैसे तो ईस्ट वातावरण में रहते ही हैं, वो वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन अलग से भी ईस्ट मिलाया जाता है। ईस्ट में उपस्थित डायस्टेज नामक एंजाइम क्या करता है? स्टार्च और जल के मिश्रण को बदल किस में देता है? माल्टोज में। और माल्टोज को यहाँ पर हम कहते क्या है? माल्ट सत्त कहते हैं। माल्टोज बनता है और इसी माल्टोज को हम क्या कहते हैं? माल्ट सत्त। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किया? जौ में उपस्थित स्टार्च को पानी के साथ मिलाकर पीसा, उसमें क्या मिलाया था हमने? ईस्ट। और ईस्ट में कौन सा एंजाइम था? डायस्टेज। अगर नाम ना याद आए तो ईस्ट भी लिख देंगे, चल जाएगा। ईस्ट उसको किस में बदल देता है? माल्टोज शर्करा में बदल देता है। अब इस माल्टोज शर्करा का क्या होता है? फिर से जल के साथ ये मिलती है, और यहां पर माल्टेज नामक एंजाइम, पहले क्या था? डायस्टेज एंजाइम था, अब क्या है? माल्टेज एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम कहां से आया? वो भी ईस्ट से ही आया है, जिसको हम खमीर कहते हैं। और खमीर यहाँ पर किण्व का काम करता है। खमीर जो होता है वो सूक्ष्मजीव होता है, और वो किस चीज का काम करता है? किण्व का। अब वो माल्टोज को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। यहां तक बात क्लियर हुई। माल्टोज का सूत्र C12H22O11 है, और H2O के साथ जब रिएक्ट होता है तो बनाता क्या है? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को देखिए, यहां पर मैंने फिर से लिया ना, ये जो ग्लूकोज बना है, इस ग्लूकोज को जाइमेज नामक एंजाइम, ये सब एंजाइम है, ये याद रहे, और ये सब किससे प्राप्त हो रहे हैं? ईस्ट से। ये जाइमेज नामक एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को किस में बदल देता है? एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस तरह हम स्टार्च से किसे प्राप्त कर लेते हैं? एथेनॉल को। तो एक प्रक्रिया समझ में आई आपको? मैं फिर से समझाता हूं। जौ को 15 सेल्सियस ताप पर कुछ दिनों के लिए अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर टेम्परेचर 30 डिग्री कर उसे क्या किया जाता है? पीस लिया जाता है, और उसमें ईस्ट मिला दिया जाता है, जिसमें डायस्टेज उससे पहले माल्टोज में बदलता है। माल्टेज नामक एंजाइम फिर माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है, और फिर ग्लूकोज को जाइमेज नामक एंजाइम किस में बदल देता है? एथेनॉल में। अब आगे देखते हैं दूसरी विधि। अब दूसरी विधि क्या है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया है सुक्रोज से। सुक्रोज का भी यहां क्या करवाएंगे हम? किण्वन ही करवाएंगे, ये याद रहे, किण्वन। अब इसमें होता क्या है तो पहले ध्यान से समझिएगा। यहां पर रिएक्शन लिख दिया गया, प्रोसेस नहीं लिखा गया, तो मैं आपको पहले बता दूं। गन्ना उद्योग, गन्ना उद्योग का मतलब समझ रहे हैं? गन्ना उद्योग का मतलब होता है कि जहां पर हम चीनी का निर्माण कर रहे होते हैं गन्ने के द्वारा, तो गन्ने के रस को निकालकर चीनी बनाई जाती है। तो उस चीनी की जो फैक्ट्री होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गन्ना मिल। वहां पर होता क्या है कि जो चीनी बनाने के दौरान गाढ़ा द्रव बचता है, जिसे सीरा कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिर्रा में क्या होता है? 40% चीनी होती है। कितनी होती है? 40% सुक्रोज होता है। सुक्रोज चीनी को भी कहा जाता है, तो जानते रहिएगा। तो वो जो चीनी का घोल बचा रहता है, जिसे हम सिर्रा कहते हैं, उसे भेज दिया जाता है शराब मिलों के पास। अब वहां पर क्या होता है? इस 40% चीनी के घोल को, जिसे हम सिर्रा कह रहे हैं, उसमें पानी मिलाकर उसे हल्का किया जाता है, और 10% का बनाया जाता है। मतलब जिसमें 40% चीनी थी, अब उसमें क्या हो जाएगी? 10% चीनी हो जाएगी। इतना ज़्यादा पानी मिला दिया जाता है, मतलब सिरे को तनु कर दिया जाता है। पानी इतना मिलाया जाता है कि वो क्या हो जाए?
हल्का हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जब हल्का हो जाता है तो इसमें मिला देते हैं ईस्ट, और लगभग हफ्ते भर के लिए 5-6-7 दिनों के लिए उसको छोड़ देते हैं ईस्ट मिलाकर। अब जब ईस्ट मिलाकर छोड़ते हैं तो सुक्रोज जल, भाई पानी मिलाया गया था उस चीनी के घोल में, तो इन्वर्टेज नामक एंजाइम ये कहाँ से आया, तो आप समझ गए होंगे ईस्ट से आया। ईस्ट जो होता है उसमें का इन्वर्टेज नामक एंजाइम इस सुक्रोज का जल अपघटन कर देता है और बनाता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ध्यान से समझिएगा, सुक्रोज का जल अपघटन कराया इन्वर्टेज ने और बन क्या गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब दोनों के प्रोसेस लगभग सेम है, चाहे आप स्टार्च से बनाएं और या तो फिर किससे बनाएं, सुक्रोज से। तो इस प्रकार हमको क्या प्राप्त हो गया, एथेनॉल। वैसे बनाने की तो कई विधियां इसकी, आप ईथर को भी ले लेते। ईथर का मतलब C2H5OC2H5, इसका भी अगर जल अपघटन कराते, HOH कर दे रहा हूं मैं, ये जल का ही फॉर्मूला है। अब देखिए इससे भी बनता क्या है, 2C2H5OH। देखिए एथेनॉल इस प्रक्रिया में भी बनता है। तो ईथर से भी, मतलब ईथर का जल अपघटन कराकर भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन आपके बुक में प्रोसेस जो दिए गए हैं वो काफी, बस कौन दिए गए हैं, स्टार्च और सुक्रोज से, और वो भी कौन सी विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। तो इसीलिए हम ऊपर जो मैंने अभी भी लिखा ईथर वाला, इसे नहीं पढ़ रहे हैं। एस्टर से भी बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये है आपका एथिल एसीटेट, ये एक प्रकार का एस्टर होता है। और एस्टर का जब जल अपघटन कराते हैं तो इस क्रिया में भी क्या बनता है आपका, एथेनॉल बनता है। ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल, और यहाँ पर बन जाता है C2H5OH। तो ये भी प्रोसेस है आपका एथेनॉल बनाने का, लेकिन तो यहाँ पर इसकी बात नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, व्यापक पैमाने पर सुक्रोज से एथेनॉल को बनाया जाता है। ये दोनों विधियां स्टार्च से और सुक्रोज से जो बनाने का प्रोसेस है, किण्वन प्रोसेस, वो क्या है, काफी पुराना है, लेकिन आज भी ये क्या है, मान्य है, क्योंकि ये काफी कम खर्चीली विधि है। तो इसके द्वारा एथेनॉल को बनाया जाता है। अब बात आती है भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुणों के विषय में जान लीजिएगा। भाई देखिए, हमको पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एथेनॉल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, और इसके भौतिक और रासायनिक गुण लिखिए और उपयोग लिखिए। तो अपन यहाँ पर पहले किसे देखेंगे, भौतिक गुणों को। भाई पहले भौतिक नेचर देखते हैं, तब इसके बाद किसको देखते हैं, केमिकल नेचर को। तो भौतिक नेचर इसका क्या होता है, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। आपने घर पर देखा होगा या पास पड़ोस में जहां पर अल्कोहल होता है, मतलब शराब की बात की जा रही है, तो जो वही उसका क्या होता है, कैप ओपन होता है, ढक्कन खुलता है, तो स्मेल आती होगी। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि जो शराब होती है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इनका सेवन कभी ना करें, यह हमें सिर्फ जानकारी के लिए दिया जा रहा है। तो यह रंगहीन होता है, आप देखेंगे तो वो कलर वाला होगा, लेकिन दरअसल यहाँ पर एथेनॉल को कैसा बताया जा रहा है, रंगहीन। उसमें कलर मिलाए जाते हैं, वो बात अलग है। यहाँ पर जानते रहिएगा एथेनॉल कैसा होता है, रंगहीन होता है। तीक्ष्ण गंध वाला, तो आपने देखा होगा ढक्कन खुलते ही स्मेल आती है, तो तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। भाई गीला गीला होता है तो द्रव है। दूसरी बात, यह जल एवं कार्बनिक विलायकों में विलेय है। आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में बताया था, सेकंड में भी बताया था कि एथिल अल्कोहल जो होता है जल में विलय होता है, लेकिन विद्युत का सुचालक नहीं होता, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का आयनन जल में नहीं होता, और जिन पदार्थों का आयनन नहीं होता वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं या विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि जल में विलय होता है, तो जल में तो घुलता ही है। कार्बनिक विलायकों में मतलब क्या होता है, तो कार्बनिक विलायक में जैसे बेंजीन हो गया, बेंजीन C6H6, फिनाल हो गया C6H5OH, और इसी तरह आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं ROH, और इसी तरह कोई भी कार्बनिक विलायक अगर आप लेते हैं तो उसमें एथेनॉल C2H5OH की बात की जा रही है, वो क्या होगा, घुल जाएगा। फिर तीसरा इसका भौतिक गुण क्या है, इसका विलयन विद्युत का कुचालक होता है। मैंने आपको बताया कि ये कैसा पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, इसीलिए इसका आयनन नहीं होता, ये विद्युत का संचालन नहीं करता। फिर अगला दे रहा है ज्वलनशील और वाष्पशील पदार्थ है। तो एक बात का ध्यान रहे कि यह ज्वलनशील का मतलब अगर हम इसमें आग लगाएं तो ये जल जाएगा। वाष्पशील का मतलब क्या होता है कि अगर इसे हम कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दें तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा।
एक बात और यहाँ पर जान लीजिएगा, इसका जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 78 अंश सेल्सियस ताप होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि 78 अंश सेल्सियस ताप पर अगर हम अल्कोहल को गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा, जबकि आपका जल कितने पर उड़ता है, 100 डिग्री पर उबलना शुरू हो जाता है वो, और यहाँ पर कितना दे रहा है, 78 अंश सेल्सियस। मतलब जल से भी पहले अल्कोहल उबलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर कुछ बातें जान लीजिएगा। आपने सुना होगा किसके बारे में, थर्मामीटर के बारे में, चाहे तो डॉक्टरी थर्मामीटर हो चाहे कोई भी औद्योगिक थर्मामीटर हो। थर्मामीटर होता क्या है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। लेकिन जो थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है उसमें तो पारा भरा होता है, और पारा का जो हिमांक होता है, हिमांक का मतलब समझ रहे हैं, पारा कितने पर जम जाएगा, तो वो होता है आपका -38.1 डिग्री सेल्सियस होता है, शायद यही होता है। इतने पर जाकर पारा जम जाता है, मतलब इससे कम टेम्परेचर को हम माप नहीं सकते। कितने, -38.1 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे आप नहीं माप सकते, किससे, पारे के द्वारा टेम्परेचर को नहीं मापा जा सकता। लेकिन जो ये आपका क्या होता है, एथेनॉल, एथेनॉल जो होता है इसका जो हिमांक होता है, हिमांक मतलब जमने वाली बात जो है, वो क्या होती है, -114 अंश सेल्सियस होती है। ठीक है, मतलब इतने पर जाकर ये जमेगा माइनस में। तो इसीलिए अगर कम टेम्परेचर मापना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एथेनॉल से बनी, किसका, तापमापी का। एथेनॉल से बनी अगर तापमापी रहेगी तो हम कम से कम तापमान माप सकते हैं, और लेकिन पारे वाली तापमापी की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुण, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो इसके वीडियोस भी क्या होंगे, काफ़ी लंबे होंगे। तो वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम पढ़ेंगे एथेनॉल के रासायनिक गुण। और आपको मैंने बताया है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो बनते हैं वो एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुणों को लेकर बनते हैं, तो इसीलिए थोड़ा केयरफुली इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत्यमेव जयते।